नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। मैं फिर से डॉक्टर अखिलेश कुमार मुखातिब हूँ आपसे एक नए टॉपिक को लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो मॉडर्न इंडिया का बैटल ऑफ बक्सर है। जो बक्सर की लड़ाई हुई अंग्रेजों के और मीर कासिम के बीच, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस लड़ाई को जानने से पहले आवश्यक यह है कि थोड़ा उसके बैकग्राउंड को समझा जाए। पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों को उससे बहुत फायदे की उम्मीद थी और बहुत फायदा हुआ भी। लेकिन बाद में जो एक आर्थिक फायदा और चाहिए था, जो हर साल 1 लाख रुपया देने का वादा किया था मीर जाफर, वो दे नहीं पा रहा था। करीब करीब 25 लाख रुपए का बकाया हो गया था मीर जाफर पर। इसके अलावा बीच में नादिया और वर्धमान जिला भी कुछ दिनों के लिए अंग्रेजों को दिया गया था मीर जाफर के द्वारा, जिससे बहुत आर्थिक फायदा होता था। अंग्रेज चाहते थे और खास करके बेंसीटाट चाहता था कि ये वर्धमान और नादिया जिला जो है वो परमानेंटली अंग्रेजों को मिल जाए, इससे आर्थिक फायदा होगा। तो इस तरह से कुछ आर्थिक मुद्दे थे जिससे एक कटुता का भाव अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच में हुआ और मीर जाफर को हटाने की साजिश होने लगी। हालांकि उस पर आरोप कुछ अलग लगाया गया। उस पर आरोप ये लगाया गया कि मीर जाफर जो है वो डच कंपनी से और अली गौहर से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, इसलिए उसको हटाया जा रहा है। लेकिन मूल मुद्दा आर्थिक था, ये कोई षड्यंत्र का मुद्दा नहीं था। मीर जाफर पूरी तरह से कठपुतली था ईस्ट इंडिया कंपनी का या क्लाइव का। लेकिन आर्थिक फायदों के लिए उसको हटाया गया। मुर्शिदाबाद जो है उसके किले को अंग्रेज सैनिकों ने घेर लिया। मीर जाफर को अंदाजा हो गया कि अब हटने का समय आ गया है, तो वो सरेंडर कर दिया और 15,000 रुपया पेंशन पर वो कलकत्ता में रहना ज्यादा वाजिब समझा। मीर जाफर की जगह मीर कासिम, जो मीर जाफर का ही जमाता था, दामाद था, उसको नवाब बनाया गया और उसके साथ कुछ समझौते किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में। समझौते के जो कुछ अंश हैं, पहला यह है कि अंग्रेजों को वर्धमान, नादिया और चटगांव दे दिया गया। अब उससे जो भी मुनाफा होता वो अंग्रेजों को मिलता। इसके अलावा सिलहट में जो चूने का व्यापार होता था नवाब के द्वारा, उस चूने के व्यापार में आधा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। साथ ही दक्षिण के अभियानों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दक्षिण में अभियान होते थे उसके लिए 5 लाख रुपया देने का वादा मीर कासिम किया। फिर ये भी निर्णय हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मित्र होगा और शत्रु होगा वही बंगाल के नवाब का मित्र और शत्रु होगा। यह भी एक समझौता हुई और अंग्रेजों ने ये वादा किया कि नवाब के और नवाब के प्रशासन के आंतरिक मामलों में वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इन समझौतों के साथ मीर कासिम को मीर जाफर की जगह पर बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद, जैसी कि एक परंपरा थी मीर जाफर के टाइम से ही, मीर कासिम भी बेंसीटाट को 5 लाख रुपया दिया, हॉलवेल को 2,70,000, एक और थे किलार्ड, उनको 2 लाख रुपए दिए, अन्य खर्चों के लिए 7 लाख रुपया दिया। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारियों को और ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक फायदा हुआ। जब वो नवाब बना मुर्शिदाबाद में, तो जो पहला काम किया मीर कासिम, वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके मुंगेर, बिहार में मुंगेर एक जगह है, वहां लाया। दरअसल इसके पीछे का जो कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि वो डे टू डे जो एक
इंटरफियरेंस ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था, उससे शायद वो छुटकारा पाना चाहता था, या विभिन्न मुर्शिदाबाद में जो षड्यंत्र होते थे उनसे छुटकारा पाना चाहता था। इसीलिए उसने मुंगेर में अपनी राजधानी को शिफ्ट किया। वहां वो किला बनवाया, तोप बनाने का, और मैच लॉक बंदूक बनाने की फैक्ट्रियां बनाई, उसका व्यवस्था किया। इसके साथ ही यही माना जाता है कि जो बिहार में कुछ उदंड जमींदार थे, उनको भी वो सजा देना चाहता था, जो कि मीर जाफर के हुकूमत को या उसकी आज्ञा को नहीं मानते थे। उनको भी, राम नारायण को भी सजा देनी थी, उनको भी कंट्रोल करना था। इन सभी वजहों से भी वो अपनी राजधानी को मुंगेर ले गया। इसके अलावा मुंगेर में राजधानी ले जाने का एक और माना यह जाता है कि नेपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों पर मीर कासिम अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। तो ये कई कारण थे जिससे वो अपनी राजधानी को मुंगेर में शिफ्ट किया। लेकिन अगर मूल कारण माना जाए तो मूल कारण यही था कि वो अंग्रेजों कि पूरी तरह से एक पपेट नवाब बनकर नहीं रहना चाहता था, वो कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था, बल्कि उनके षड्यंत्रों से, इंटरफेरेंस से छुटकारा चाहता था। इसलिए वो अपने राजधानी को मुंगेर में शिफ्ट कर दिया। मुंगेर शिफ्ट कर दिया राजधानी, और उसने बहुत से आर्थिक सुधार भी किए। लेकिन बाद में फिर से अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच एक मनमुटाव या झगड़ा शुरू हो गया। दरअसल मीर कासिम पूरी तरह से एक पपेट नवाब बनकर नहीं रह सकता था, उसमें स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षा थी। हैरी वेरेल्स्ट नामक एक विद्वान हैं, वो अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच जो एक टकराव हुआ उसके दो कारण मानते हैं, एक तात्कालिक कारण, एक वास्तविक कारण। तात्कालिक कारण तो वो आंतरिक व्यापार को मानते हैं, आंतरिक व्यापार में जो समस्याएं थी उसको मानते हैं, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। और वास्तविक कारण मानते हैं कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना, स्वतंत्रता हासिल करना जो मीर कासिम चाहता था, ये वास्तविक कारण है। और भी विद्वान हैं, नंदलाल चटर्जी, डॉडवेल, उनका भी कहना है कि ये आंतरिक व्यापार की जो समस्या थी, ये कोई प्रमुख कारण नहीं था अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच टकराव का। जो वास्तविक कारण माना जाता है वो स्वतंत्रता हासिल करना, अंग्रेजों से के इंटरफेरेंस से दूर रहना और अपना एक स्वतंत्र शासन करना, ये एक वास्तविक कारण माना जाता है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि क्या सच में वो स्वतंत्रता चाहता था? क्या वो चाहता था कि हम अंग्रेजों का जो एक वर्चस्व है उसको समाप्त कर दें? अगर ऐसा था तो कभी भी वो वर्धमान, नादिया और चटगांव जो दिया था अंग्रेजों को, उसको वापस लेने का प्रयास नहीं किया, या जो चूना व्यापार में आधा की हिस्सेदारी उसने दी थी उसको भी वापस लेने का प्रयास नहीं किया। तो यह किस प्रकार की स्वतंत्रता थी, या अंग्रेजों का वर्चस्व समाप्त करने का किस प्रकार का प्रयास था, या अगर कहें कि वो अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल देना चाहता था, तो ऐसा कुछ प्रयास नजर नहीं। दरअसल अंग्रेजों को भगाना या उनके अधिकार को समाप्त करना उसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि उसके जो अपने अधिकार थे वो चाहता था कि वो उनका सही ढंग से उपयोग करे, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। जैसे जो अंग्रेज पदाधिकारी थे या अंग्रेज गुमास्ते थे, वो मनमानी करते थे, कई बार नवाब के अधिकारियों की भी अवहेलना करते थे, यहां तक कि उनकी आज्ञा को मानने से इनकार कर देते थे। यह भी देखा गया कि किसी भी पेड़ के नीचे बैठ के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गुमास्ते थे या उसके कर्मचारी थे, वो अपना
कोर्ट चलाते थे और वहीं से वो सजा देते थे। जबकि मीर कासिम चाहता था कि ये जो सजा देने के का काम है या कोर्ट चलाने का काम है, ये नवाब का है, वो सारे मामले नवाब के कोर्ट में आने चाहिए। यह भी देखा गया कि कुछ मामलों में वो अपनी सीमा से आगे बढ़कर इंटरफेयर करते थे। नवाब के जो पदाधिकारी थे उनको तवज्जो नहीं देते थे। तो ये सारी बातें थी जो मीर कासिम को परेशान कर रही थी। एक घटना ये हुई कि एक आर्मीनियन व्यापारी था जो नवाब के लिए, उसके पर्सनल यूज के लिए सोरा, सॉल्ट पीटर लाया था, उसको भी पकड़ लिया गया। एक और घटना हुई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी थे वो बिना किसी आज्ञा के मुंगेर में जो किला था उसकी तलाशी लेना चाहते थे, सिर्फ इस आधार पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 भगोड़े वहां छिपे हुए हैं। तो डे टू डे जिस उद्देश्य के लिए उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को शिफ्ट किया कि इंटरफियरेंस कम हो, लेकिन वो इंटरफियरेंस कम हो नहीं रहा। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, जो उनके गुमास्ते थे, उनका ये जो ये मनमाना रवैया चलता था, ये सारी बातें टकराव को पैदा कर रही थी। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर के द्वारा जो एक फ्री ट्रेड का अधिकार मिला था और जो काउंसिल थी बंगाल में, वो एक दस्तक जारी करती थी। उस दस्तक को दिखा के ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था वो चुंगी देने से बच जाता था, उसके ट्रेड पर कोई कर नहीं लगता था। वो दस्तक जो जारी होता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पदाधिकारी थे वो अपना निजी व्यापार करते थे, उसके लिए भी इस दस्तक का प्रयोग करते थे। इससे नवाब को आर्थिक क्षति होती थी। बाद में तो ये स्थिति हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी भारतीय व्यापारियों को भी पैसा देकर ये दस्तक दे देते थे, दस्तक बेच देते थे। अब इससे भारतीय व्यापारी भी कर देने से छुटकारा पा लेते थे। तो जो एक राजकोष में व्यापार से धन आना चाहिए था, उसकी बहुत बड़ी क्षति हो रही थी नवाब। माना यह जाता है कि करीब करीब 25 लाख रुपया सालाना की क्षति नवाब को हो रही थी। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच टकराव। आंतरिक व्यापार की समस्या के समाधान के लिए वेंसिटाट, वारेन हेस्टिंग्स और एक काउंसिल के अन्य सदस्य मुंगेर में नवाब से मिलते हैं और उनके बीच एक समझौता होता है। उस समझौते में नवाब ने यह शर्त रखी कि अंग्रेजों को आंतरिक व्यापार में भागीदारी बनाया जाएगा, बशर्ते कि वो क्रय विक्रय मूल्य का 9% कर के रूप में देंगे। नंबर 1। नंबर 2, अब दस्तक जारी करने का अधिकार जो है वो नवाब को होगा, काउंसिल को नहीं होगा, अर्थात नवाब का निर्णय अंतिम होगा। समझौता करने जो लोग आए थे वो तो इससे सहमत थे, लेकिन कलकत्ता काउंसिल के अन्य सदस्य इससे सहमत नहीं थे, इसलिए कि वो खुद भी इस व्यापार में इन्वॉल्व थे और अगर ये शर्त मान ली जाती तो उनको जो मुनाफा हो रहा था बड़े पैमाने पर, वो मुनाफा नहीं होता। तो उन लोगों ने इसका विरोध किया और इसको मानने से इनकार कर दिया। अंततः मीर कासिम इस झंझट को समाप्त करने के लिए आंतरिक कर ही समाप्त कर दिया। अब जितने भी व्यापारी थे वो एक ही लेवल पर थे, एक ही प्लेटफॉर्म थे, चाहे वो भारतीय व्यापारी हों जो दस्तक का दुरुपयोग नहीं करते थे या अंग्रेज हों, अब किसी को भी कोई कर नहीं देना पड़ता। ये बात भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को गवारा नहीं थी, क्योंकि ये दस्तक व्यवस्था जो थी, इस व्यवस्था की वजह से जो वो लूट कर सकते थे और व्यापार में जो मुनाफा उनको होता था
अब वो उस मुनाफे से वंचित हो जाते हैं। अब भारतीय व्यापारी भी उनके कंपटीशन में आ जाते हैं, तो उस तरह से उनको मुनाफा नहीं होता। और जिसका नतीजा ये हुआ कि एक टकराव की मीर कासिम के इस निर्णय से पटना का जो उप गवर्नर था एलिश, वो आक्रामक हो गया और पटना पर हमला कर दिया। जो 1763 में एक झड़प हुई अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में, तो उसमें मीर कासिम पराजित हुआ और वहां से भागकर वो अवध चला। अवध में जाकर अवध के नवाब और उस समय के मुगल बादशाह के साथ एक समझौता किया, एक गुट बनाया, और इस गुट का उद्देश्य था कि अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंका जाए। अंग्रेज सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, और इन तीनों जो लोग थे, इनकी संयुक्त सेना बक्सर के मैदान में 22 अक्टूबर 1764 को आमने सामने आई। अंग्रेजों के पास 7027 सेना थी, और इन तीनों की असम्बली सेना थी 40 से 50 हजार तक थी। युद्ध ये घमासान हुआ और इसमें हेक्टर मुनरो या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय श्री प्राप्त हुई और ये तीनों की संयुक्त सेना पराजित हो गई। करीब करीब 847 लोग घायल हुए या मारे गए अंग्रेजों की तरफ से, और इनकी संयुक्त सेना की तरफ से 2000 लोग घायल हुए या मारे गए। यह जो बक्सर का युद्ध है, या पलासी के युद्ध जैसा कोई एक षड्यंत्र नहीं था, यह एक वास्तविक युद्ध था। यह एक वास्तविक लड़ाई थी जिसमें जो ताकतवर था, जो स्किल्ड था, वो जीता। तो ये अंग्रेजों की एक वास्तविक जीत थी। यहां किसी के साथ कोई षड्यंत्र नहीं किया गया था, कोई विश्वासघात नहीं हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, यह युद्ध अब बंगाल में ही नहीं, अवध में भी अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ा दिया। अगर सही पूछा जाए तो जिस तरह से पलासी का युद्ध बंगाल की राह को अंग्रेजों के लिए खोला, बक्सर का युद्ध पूरे नॉर्दर्न इंडिया के राह को अंग्रेजों के लिए खोल दिया। इस युद्ध के बाद कभी भी अवध अंग्रेजों के विरोध में नहीं खड़ा हुआ। यहां तक कि बाद में 1857 की जो क्रांति हुई, उसके पहले तक वो अंग्रेजों के प्रति लॉयल रहा। तो युद्ध सही मायने में नॉर्दर्न इंडिया का द्वार अंग्रेजों के लिए। युद्ध का परिणाम यह हुआ कि अब मुगल बादशाह अंग्रेजों के पेंशनर हो गए, अवध हमेशा के लिए आभारी हो गया, और बंगाल फिर कभी सर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं उठा सका। और बनारस, इलाहाबाद, इन सब पर जो कब्जा हुआ और जो आर्थिक फायदा हुआ अंग्रेजों को, उसका उपयोग बाद में मराठों के खिलाफ, मैसूर के खिलाफ अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तो अगर देखा जाए तो बक्सर का युद्ध जो है वो ये साबित कर दिया कि भविष्य में भारत का भाग्य किसके हाथ में होगा, और इस भारत की सत्ता किसके पास होगी, और कौन इसका असली हकदार होगा। जो 1947 तक रहा, अंग्रेज यहाँ के शासक बनकर रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप खुद भी देखें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो।